नमस्कार मित्र रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए हैं। लेकिन अमेरिका को तो अपने पैसों की पड़ी हुई है। ओवल हाउस में जो हुआ वह आज तक किसी ने न कभी देखा, ना तो अमेरिका में देखा, ना तो किसी देश के दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो बड़ी ही शांतिपूर्ण और शालीनता से मिलते हैं। लेकिन अमेरिका में जो हुआ वह इतिहास में लिखा जाएगा। आखिर ट्रंप जेलेंस्की के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो गए, और जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों में नायक कौन है और खलनायक कौन है, और आखिर अमेरिका चाहता क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 25 देश के राष्ट्राध्यक्षों को अपमानित किया, और इस कहानी की शुरुआत कहां पर होती है और अंत कहां पर होगा यह देखने लायक होगा। तो कृपया आप लोग मेरे YouTube चैनल मेरे विचार से जुड़िए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। तो आइए मित्र, हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक तरह की गहरी राजनीति है, और इस राजनीति को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। लगभग हर गांव में यह एक कहानी है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन एक गांव में एक नेता टाइप का आदमी रहता था। जमीन के लफड़े को लेकर के वह दोनों भाइयों में मतभेद करवा देता है और छोटे भाई को बड़े भाई पर केस करवा देता है। छोटे भाई की माली हालत अच्छी नहीं होती है, वह कानूनी अदालतों और उसका खर्च उठा नहीं सकता है। वह नेता टाइप आदमी से जिससे कि पूरा गांव परेशान रहता था। पूरा गांव जानता है कि वह एक नंबर का बेईमान आदमी है, फिर भी उस आदमी के चक्कर में पड़ जाता है। छोटे भाई के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वह नेता टाइप आदमी से पैसे उधार लेना चालू कर देता है, और 3 साल तक वह लगातार केस को लड़ता है। और इस नेता टाइप वाले आदमी को जब यह एहसास होता है कि अरे यार, यह तो केस बहुत लंबा चलेगा और मेरा पैसा फंस जाएगा, तो मेरा पैसा नहीं निकल जाएगा, आखिर करूं क्या मैं। एक दिन वो छोटे भाई को अपने पास बुलाता है, और इस तरह के आदमी के पास चेले चपाड़े भी होते हैं। बातचीत चालू होती है और नेता टाइप का आदमी कहता है कि तुम्हारे घर में जो भैंस बंधी है उसको मुझको दे दो और अपने बड़े भाई से समझौता कर लो। छोटा भाई कहता है भैया, मैंने तो पैसा भी खोया है, समय भी खोया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, फिर मैं अपने बड़े भाई से समझौता कैसे कर सकता हूँ। तो नेता टाइप का आदमी कहता है तुम करो। अब तक उसके चेले चपाड़े बोलते हैं कि हमारे नेताजी से टाइट बात मत करो, उनको थैंक यू बोलो। छोटा भाई बोलता है अरे भाई, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मैं किस मुंह से थैंक यू बोलूं। उनको थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, और तुम्हें बड़े भाई से समझौता भी करना पड़ेगा, और तुम्हें भैंस भी बेचनी पड़ेगी। इतनी ही पूरी कहानी। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। कहानी बहुत मजेदार है, और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जो यह कहानी है वह 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध चालू होने का जो प्रमुख कारण होता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। इसी बात को लेकर युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और रूस और यूक्रेन में युद्ध चालू हो जाता है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका उसके साथ देने का वादा करते हैं, जो उनका वादा है वह निभाते हैं। बाइडेन प्रशासन पूरी तरीके से साथ देता है, और यह युद्ध पूरे 3 साल से लगातार चल रहा है, और इसमें लाखों लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद भी यहां अमेरिका में चुनाव होता है, और बाइडेन हार जाते हैं, और आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपने चुनाव के जीते हुए वादे को पूरा करने निभाने की उनमें सनक सवार हो जाती है। और इस सनक में वह किसके साथ है, कौन सा व्यवहार करते हैं, आगे उनके व्यवहार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं लेवेंस्की और बाइडेन के बीच में जो हुआ उसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से वादा करते हैं कि वह रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देंगे, और इस वादे को निभाने के लिए फरवरी में अमेरिका और रूस के राजनयिक सऊदी अरब में मिलते हैं। लेकिन इस मीटिंग में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाता है, और दोनों में आपसी समझौता बनाते हैं इस युद्ध को बंद किया जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपने दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके दिमाग में यह आंकड़ा भिड़ा रहा था कि वो बाइडेन ने जो 350 अरब डॉलर यूक्रेन को युद्ध में खर्च किए हैं उसको कैसे वसूला जाए। और बस इसी वसूली के लिए डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से डील करने के लिए अमेरिका बुलाते हैं। जेलेंस्की को रात करीब 10 बजे के करीब में व्हाइट हाउस में बुलाए पहुंचते हैं, और ट्रंप ने दरवाजे पर ही उनको रिसीव करने आते हैं, और दोनों हाथ मिलाते हैं। और फिर ट्रंप जेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से कहते हैं कि आज अच्छे से तैयार होकर आए हो। दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में पहुंचते हैं, और यहाँ पर मीडिया से मौजूदगी में बातचीत चालू हो जाती है। ट्रंप बोलते हैं
अगर लेविन्स्की रूस के जंग को रोक देंगे तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह तुरंत लेविन्स्की कुछ तस्वीरों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि जंग से जुड़ी तस्वीरें होती हैं। लेविन्स्की ने कहा कि शांति की डील पर रूस के राष्ट्रपति के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो और उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा सेनाएं नहीं भेजनी पड़ेगी और मैं खनिज समझौते के लिए तैयार हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। और यहाँ पर सारा खेल खनिज को लेकर के है। इस खनिज के बारे में मैं आपको बताऊंगा यह कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इसके अमेरिका कमाने के चक्कर में है। बस मैं आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद ट्रंप एक ट्रंप गेम खेलते हैं और कहते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे से तालमेल रखना होगा, नहीं तो ना तो मैं पुतिन के साथ हूं और ना तो मैं यूक्रेन के साथ में हूं, मैं तो सिर्फ अमेरिका के लोगों के साथ हूं। इसी तरीके से 30 मिनट तक बात चलती है। इसके बाद एंट्री होती है जिसके कारण कि पूरा झगड़ा हुआ। उपराष्ट्रपति वेंस, यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से निकाला जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही बात कर रहे हैं और आपका रवैया बहुत अपमानजनक है। यह डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद जेलेंस्की कहते हैं कि 2014 से लेकर के अब तक रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने समझौते पर हस्ताक्षर किया। मुझे भरोसा था कि युद्ध विराम होगा, लेकिन दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन इस पुतिन इस समझौते को तोड़ देते हैं और 24 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ा हमला करते हैं। यह कैसी डिप्लोमेसी है? इसका मतलब है कि मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं, आपके देश में हो रही तबाही को रोकने के लिए कर रहा हूं, यह सब वेंस कहते हैं। मुझे लगता है कि आप यहां की ऑफिस में आकर और मीडिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति को आप बेइज्जत कर रहे हैं। तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे पास सैनिक नहीं है। तुम्हें तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम तो युद्ध चाहते हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। जेलेंस्की इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या आप यूक्रेन गए हैं? कभी आपने देखा है कि हमारी परेशानियां क्या है, किस तरह से चल रहा है? एक बार आकर देखिए तो सही युद्ध कैसे होते हैं और सब परेशानी में होते हैं। अब भविष्य में इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप की एंट्री हो जाती है और यह कहते हैं कि हमें महसूस कराने वाले आप नहीं है, तुमको यह सब बताने की स्थिति में नहीं हो, आपके पास चाल चलने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं है। आप लाखों जिंदगियों से खेल रहे हो और आप थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना के जुआ के साथ में खेल रहे हो। आप अमेरिका के अपमान कर रहे हो। जेलेंस्की कहते हैं मैं बहुत गंभीर हूं, मैं जंग लड़ रहे देश का राष्ट्रपति हूं और इस जंग की शुरुआत में हम अकेले हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि तुम अमेरिका वालों को और अमेरिका के राष्ट्रपति से थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुम थैंक यू नहीं बोलोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। मैं एक नहीं 1000 बार अमेरिका के लोगों को थैंक यू बोलूंगा, लेकिन इस शांति समझौते से बात नहीं होगी, ऐसा जेलेंस्की कहते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आप अकेले नहीं थे। हमारा मूर्ख राष्ट्रपति जिसके जरिए $350 अरब दिए और आपको सैनिक दिए, अगर यह हथियार ना होते तो जंग हफ्तों में खत्म हो जाती। जेलेंस्की यहाँ पे झुझुलाकर कहते हैं कि पुतिन तो कहते थे कि लड़ाई 3 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन हमने लड़ाई 3 साल तक लड़ी है। ट्रंप का जो चेला था वेंस, वह उनको बार बार थैंक यू कहने के चक्कर में पड़ा था। बस थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। जेलेंस्की ने बड़े शांत दिमाग से बातचीत को कही कि बिल्कुल मैं जंग को रोकना चाहता हूं, ऐसा युद्ध विराम चाहता हूं, लेकिन शांति की ठोस गारंटी होनी चाहिए। रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, इस बात की गारंटी चाहिए। जेलेंस्की ने दूसरे रूम में चले जाते हैं और अपने सहयोगी के साथ में वहां पे चर्चा करते हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि वह दूसरे रूम में चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत बाहर निकलने का आदेश देते हैं। गजब का अपमान करते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके कारण कि यह पूरा मसला बिगड़ गया, खनिजों को लेकर, मिनरल्स को लेकर के, जिसके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच में बातचीत हुई थी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप लोग की यह यूक्रेन के साथ नहीं हुआ है, इसके अलावा फ्रांस के साथ में हुआ है, भारत के साथ में हुआ है और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ भी हुआ है। अमेरिका की जो नीति है कि 2 देशों को लड़ाने, उन्हें कर्जे में डालने और उन पर शासन करने की कहानी और भी आगे चलेगी। यूक्रेन के पास $11 ट्रिलियन का दुर्लभ मिनरल्स उपलब्ध है। यह भारत की कुल इकोनॉमी का 3 गुने से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितना लाभ मिलने वाला है अमेरिका यूक्रेन से, और यूक्रेन की मजबूरी है कि वह मिनरल्स को भेजेगा। तो आप लोग समझिए कि अमेरिका ने रूस से युद्ध क्यों कराया, यूक्रेन को घुटने के बल पर क्यों लाया और लाकर समझौता किया गया, जो कि मिनरल, जो प्रमुख रूप से जो मिनरल्स है जिनके बारे में किया गया उसमें टाइटेनियम है। इसमें टाइटेनियम चांदी जैसा दिखने वाला पदार्थ जमीन के अंदर चट्टानों में टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। टाइटेनियम लोहे से 50% और स्टील से 56% हल्का होता है, फिर भी यह दोनों धातुओं से कई गुना मजबूत होता है। टाइटेनियम को पिघलने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मान पावर हाउस से लेकर रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से पहले ग्लोबल टाइटेनियम का 7% हिस्सा यूक्रेन का था, और इसी टाइटेनियम का उपयोग 2016 में एलन मस्क ने स्पेस के एक रफ्तार इंजन बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया था, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन बना। तो मित्र, अब आप समझिए कि झगड़ा किसके लिए है और क्या किया जा रहा है। यह हथियार बनाने के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स है, और यह वजन में हल्का होने के कारण यह प्लेन, हथियार, टैंक, व्हीकल्स बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अमेरिका लड़ाने में माहिर है, अमेरिका हथियार बेचने में माहिर है, और इसका वह उपयोग करता है। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा मिनरल्स है लिथियम। ज्वालामुखी और चट्टानों, झरनों में पाए जाने वाले लिथियम हल्के सफेद रंग का होता है। यह दुनिया का सबसे हल्का धातु है, और लिथियम को खुली हवा में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से फौरन आग पकड़ लेता है। तो इसी वजह से लिथियम को तेल में डुबो कर रखा जाता है, और लिथियम को एक चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है। और इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने के लिए होता है, और यूरोप में लिथियम का भंडार का 33% यूक्रेन के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यूक्रेन है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला व्हीकल में लिथियम का खूब प्रयोग करती है, और जंग की शुरुआत होने से पहले मस्क यूक्रेन में दुर्लभ खनिज का एक प्लांट भी शुरू करना चाहते थे, लेकिन सारी कहानी में एलन मस्क की एंट्री अवश्य है। तो यह लिथियम एक केमिकल एनर्जी को स्टोर को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदल देता है, जिससे कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मोबाइल आदि के उपकरण में होता है। यानी जिसका कब्जा इसके ऊपर होगा, पूरे विश्व के मार्केट के पर उसका कब्जा होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यूरेनियम पे। यह एक रेडियो एक्टिव धातु है, जो कि चट्टानों में अक्सर पाई जाती हैं, और यूरेनियम को दुनिया का सबसे खतरनाक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है, और दुनिया भर में यूरेनियम का 2% यूक्रेन में पाया जाता है। और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने, परमाणु ऊर्जा को विकसित करने के लिए होता है। 1 ग्राम यूरेनियम से 3 टन कोयले के बराबर बिजली बनती है, और 1 किलोग्राम यूरेनियम से 10 लाख आबादी वाले शहर को 3 साल तक बिजली दी जा सकती है। और 1 ग्राम यूरेनियम से एक बाइक बिना रुके 7 साल चल सकती है। गजब का प्रोडक्ट है ना। कौन सा ऐसा देश है जो नहीं चाहेगा कि उसके पास ऐसा हो। कैसे चाल चली गई, कितने साल तक यह चाल चली गई, आप लोग अंदाजा लगाइए। इसके बाद आते हैं जो 17 मिनरल्स है, जिनका की ग्रुप है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, वह भी यूक्रेन में पाया जाता है। इस समझौते को लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका जाते हैं, लेकिन थैंक यू के चक्कर में पूरा काम खराब हो जाता है। अमेरिका बार बार यह कहता है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। बिना शांति की गारंटी के यूक्रेन समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे होता क्या है। इस पर यूक्रेन तैयार है। देखते हैं अमेरिका उनको दोबारा कब बुलाता है इसके बारे में बात करने के लिए। अमेरिका पक्का बुलाएगा बात करने के लिए, क्योंकि उसने सालों तक इस पर मेहनत की है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ही केवल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा व्यवहार किया? मित्रों, इसके अलावा उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव नीति दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के प्रति भी निभाई हुई है। बस उनकी चर्चा मैं आगे के लिए तैयार रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 11 फरवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, और ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, लेकिन ओवल हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें कहते हैं कि हम गाजा पे कंट्रोल करना चाहते हैं, फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा कहीं और सुरक्षित बचाया जाएगा। अमेरिका जॉर्डन और मिस्र को बड़ी सहायता देता है। अगर आप इस योजना पर सहमत नहीं है तो हम आपकी सहायता को रोक सकते हैं। उस समय तो किंग अब्दुल्ला कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना को वह
नकार देते हैं। और इसके बाद आती है भारत की बारी। 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर वह अप्रवासी भारतीयों, टैरिफ और भारतीय और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों के बारे में बातचीत करने के लिए मुलाकात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से को रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं, वह किसी अधिकारी को भेज देते हैं। यह बहुत ही अपमानजनक था। इसके अलावा जो सबसे अपमानजनक था कि भारत के जो प्रवासी जो चोरी छुपे चोरों की तरह वहां पहुंच गए थे, उनको हाथ में हथकड़ियां और कमर में बेड़ियां डाल करके अमृतसर में विमान से भेजा गया। यह बहुत ही अपमानजनक तरीके से भेजा गया। इसके अलावा जो टैरिफ वार था अमेरिका और इंडिया के बीच में, उसके बारे में अमेरिका कहता है कि जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाएंगे हम भी आपके ऊपर उतना लगाएंगे। चुपचाप मोदी इस बात को सह जाते हैं और पहली बार मोदी के चेहरे पर चिंता और सिकन दोनों दिखाई देती है। इसके बाद बारी आती है 14 फरवरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की, जो कि व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं। ट्रंप कहते हैं कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दिया और अपना पैसा वह वापस मांग रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग के लिए पैसा दिया। ट्रंप ऐसा कहते हैं तो वहां पे मौजूद उन्होंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहते हैं यह सच नहीं है, पेमेंट तो हमने दिया है, जंग का जितना खर्चा हुआ है उसका 60% यूरोप ने दिया है। अगर साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका ने लोन गारंटर दिया है, असल पैसा तो यूरोप ने दिया है। यानी ट्रंप के पास जो भी आ रहा है उससे वह भिड़ जा रहे हैं। 27 फरवरी को व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रीम स्ट्रेमर आते हैं और उसको वह बहुत ही बेहुदा सवाल डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि क्या अमेरिका के बिना आप रूस से लड़ पाओगे। यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री हंसकर जवाब देते हैं नहीं। एक समय में ब्रिटिश का झंडा न जाने कितने देशों में फैलता था, आज वह किस दशा में पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सुपरमैन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने अपने आप को संयमित रख करके आज जो यूरोपीय यूनियन के हर एक लीडर से मिल रहे हैं, उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें वह सफल हो रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी अब सबको समझ में आ गई है। पहले वह लड़ाता है, फिर लोन देता है, फिर उसी लोन से हथियार खरीदने के लिए मजबूर करता है। मतलब जो देश उसके चक्कर में पड़ जाता है वह लगभग गुलाम बनकर रह जाता है। यह देखना होगा कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन को किस तरीके से अमेरिका के फंदे से बाहर निकालता है, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन मित्र, मैंने जो आपको कहानी पहले सुनाई थी उसकी एक एक कहानी सच है और अमेरिका की इस कहानी से जुड़ा हुआ है। अगली बार जीवन में आप इस प्रकार के नेता टाइप लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपकी और आपके परिवार की भलाई है। धन्यवाद।